चलिए आज का जो टॉपिक है वो है क्षेत्रमिति, है ना। मूल रूप से ये 8वीं का जो पाठ्यक्रम है वो है, लेकिन उसके पहले हम देखेंगे कुछ परिभाषाएं आएगा। त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, है ना। इसकी जानकारी आप 6वीं से इसका स्टार्ट हो जाता है। 6वीं का एक पाठ है त्रिभुज और चतुर्भुज, उसमें इसका उल्लेख है, तो ये सभी प्रकार से है। और त्रिभुज चतुर्भुज से संबंधित पाठ आपको 7वीं में भी मिलेगा। तो चलिए मैं पुनः समस्त सर लोगों को, मैडम लोगों को नमस्कार करते हुए अपना आज का क्लास शुरू करता हूं। देखिए क्षेत्रमिति, है ना, फर्स्ट करके एक चैप्टर है क्षेत्रमिति फर्स्ट, है ना, 8वीं में। वहां से हम कवर करते हैं। वो एक थोड़ा लॉन्ग टाइप का है, तो 2-3 वो जो कालखंड है उसमें वो कवर होगा। चलिए देखते हैं। पहला है हमारे यहाँ पर त्रिभुज, है ना। इसमें हम जो क्षेत्रमिति में पढ़ेंगे तो त्रिभुज भी है, उसके बाद चतुर्भुज है। चतुर्भुज का 3 प्रकार यहाँ पर उल्लेख किया है, जिसमें समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। तो हल्का से हम इसके बारे में हम परिभाषित कर लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज। त्रिभुज से आप लोग भली भांति परिचित है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। 3 रेखाखंडों से बनी हुई बंद आकृति, है ना। 3 रेखाखंडों से बनी हुई बंद आकृति कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है ना। और त्रिभुज के जैसे ये त्रिभुज है ए बी सी, ये त्रिभुज है। त्रिभुज के 3 शीर्ष, 3 भुजा और 3 कोण होते हैं। इसी प्रकार चतुर्भुज के भी होते हैं। अब शीर्ष क्या है? सिर्फ बिंदु जो है वो शीर्ष कहलाता है, ए बी सी, है ना। सिर्फ बिंदु ए और बी और सी की बात कहा जाए तो यह शीर्ष है। और भुजा क्या है? भुजा मतलब ए से लेकर बी तक। देखिए ए से लेकर बी तक की जो डिस्टेंस है, रेखाखंड ए बी एक भुजा हो गया, रेखाखंड बी सी, है ना, एक भुजा हो गया। और इसी प्रकार से रेखाखंड ए सी भी एक भुजा हो गया। सुनाई दे रहा होगा? हेलो, है ना। एक मिनट वेट कीजिए सर जी, ये ब्लूटूथ सेटिंग करता हूँ। साउंड जो है वो कवर नहीं हो पा रहा है। चलिए देखते हैं। तो त्रिभुज के बारे में हम बता रहे थे। 3 रेखाखंडों से बनी हुई जो बंद आकृति है, बंद होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, तो त्रिभुज कहलाता है। हम इसके आधारभूत जो गुण है उसको देख लेते हैं। 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजा होते हैं और 3 अंतःकोण जो है, ये जो है इससे मतलब है हमको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 कोण होते हैं और इसके तीनों अंतःकोणों का जो योग होता है, जोड़ होता है, वह 180 अंश होता है। तीनों अंतःखंड का जो योग होता है, वो कितना होता है? 180 अंश होता है। तो ये हो गया त्रिभुज हो गया। त्रिभुज को विभिन्न प्रकार से बांटा गया है। कोण के आधार पर भी इसको 3 भागों में बांटा गया है और भुजा के आधार पर भी इसको बांटा गया है। तो इसका और पार्ट देख सकते हैं। तो हम पहले मूल रूप से इसका क्षेत्रफल का अध्ययन करेंगे, इसलिए हम थोड़ा फास्ट चलेंगे। हेलो, सुनाई दे रहा है ना जी? हाँ वैष्णव सर जी, हेलो। सर जी सुनाई हाँ दे रहा है। हाँ सर, एक्चुअल में ना ब्लूटूथ क्या है, थोड़ा कनेक्ट नहीं हो पाया, तो सीधा निकाल दिया हूं मैं, इसलिए बोल रहा था कि कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं चलिए देखते हैं सर। हाँ ओके सर जी। चलिए अब देखते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज की परिभाषा तो आप उस प्रकार से आप चतुर्भुज का भी बना सकते हैं। 4 रेखाखंड रहता है, 4 भुजा होती है, उससे बनी हुई एक ज्यामितीय आकृति बनना चाहिए, बंद आकृति होनी चाहिए, तो वह चतुर्भुज कहलाता है। और चतुर्भुज में उसी प्रकार नाम से ही है, 4 उसमें क्या होंगे? शीर्ष होंगे और 4 भुजा होगा, 4 अंतःकोण होगा और इसका अंतःकोणों का जो योग है वो 360 अंश होता है। ये ज्यादा काम का चीज है, इसको आप लोग जान के रखिए। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश और चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग या चारों अंतःकोणों का योग
360 अंश होता है। अब हमारा मेन जो टॉपिक है, पहला स्टार्ट करते हैं समांतर चतुर्भुज, है ना। अब इसके विशेष प्रकार देख रहे हैं हम, चतुर्भुज के बहुत से प्रकार है, जिसमें समांतर चतुर्भुज क्या है। सम्मुख भुजा जो है वो समांतर होती है। समांतर चतुर्भुज में विपरीत भी बोलते हैं उसको, है ना। विपरीत भुजा समांतर होनी चाहिए। विपरीत भुजा जैसे ये देखिए ए बी सी डी, ए बी एक भुजा है, देखिए ए बी एक भुजा है, फिर एक बी सी है, सी डी है, ए डी कहो या डी ए है, जिस भी क्रम से आप नाम लो। भुजा में मतलब दो शीर्ष का मतलब सीमाएं जो है वो प्रदर्शित हो जाता है। सी से लेकर डी तक एक भुजा, ए से लेकर डी तक एक भुजा हो गया, इसी प्रकार ए से लेकर बी तक ये और भुजा हो गया। तो देखिए यहां पर सम्मुख भुजा समांतर होती है, मतलब ए बी का सम्मुख कौन सा है ना, ये संलग्न भुजा होता है। बी सी और ए डी संलग्न है किसके, ए बी के। देख रहा, दिखाई दे रहा होगा चित्र जो है वो दिखाई दे रहा होगा। तो यहां पर ए बी का सम्मुख कौन सा है, उसके सामने कौन से, या उसके विपरीत भुजा भी बोलते हैं उसी को। सी डी या डी सी जो उसके सामने है, वो दो तो भुजा तो लगा हुआ है, तो ये क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। और समांतर के बारे में आप लोग परिचित होंगे, मैं और आगे बताता हूं, समांतर का पूरा परिभाषा क्लियर करता हूं। तो आमने सामने की भुजा कह सकते हैं उसी को, या सम्मुख भुजा या विपरीत भुजा समांतर होना चाहिए। इसी प्रकार बीसी का समांतर एडी होना चाहिए। देखिए समांतर को कैसे सिंबल से दर्शाते हैं, ए बी समांतर सी डी। समांतर का मतलब समान से नहीं है, ठीक है। समांतर मतलब किन्हीं दो रेखाओं के बीच की जो लंबवत दूरी है वो स्थिर रहना चाहिए, समान होनी चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। मतलब यहां से यहां मापे तो उतना ही डिस्टेंस है जितना यहां से यहां पर डिस्टेंस है ना। दो रेखा, जैसे ये रेखा है दो रेखा, तो उसकी लंबवत दूरी मतलब समझते हो, सीधी सीधी दूरी, सीधी सीधी जो दूरी है वो कहीं पर भी नहीं बदलती आगे, ये लंबवत दूरी कहलाती है। तो ऐसा ही समांतर जो चतुर्भुज है, समांतर रेखा है, उसमें इस प्रकार के गुण होते हैं। ऐसा नहीं कि लंबाई में बराबर है तो समांतर हो गया, ये नहीं है। लंबाई से, हालांकि संयोग से जब सम्मुख दोनों भुजा जैसे समांतर है तो लंबाई भी समान होता है, ये अलग है, लेकिन है नहीं समांतर होती है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा समांतर होती है। देखिए समांतर को किस चिन्ह से दर्शाते हैं, जैसे ए बी समांतर है किसके, सी डी के। ये देखिए ये वाला जो चिन्ह है, बराबर जो लिखते हैं, आड़ा रहता है बराबर, उसको हम खड़ा कर देते हैं, है ना। वो समांतर का सिंबल है, पैरेलल बोलते हैं समांतर। ए बी समांतर है सी डी के, इसी प्रकार ए डी समांतर है बीसी के। मतलब दो युग्म बनता है सम्मुख भुजा का। कितना युग्म बनता है, दो युग्म, ए बी समांतर सी डी और ए डी समांतर बीसी। और देखिए इसके अलावा इसके और गुण बता देता हूं मैं समांतर भुजा का। इसके जो एक अंतर कोण है, एक गैप करके, या विकर्णवत कह सकते हैं उसी को, या सम्मुख कोण कह सकते हैं। सम्मुख कोण, संलग्न नहीं, सम्मुख कोण जो है वो बराबर होता है, जितना मान ए का रहेगा उतना ही मान किसका रहेगा, सी का रहेगा, और जितना मान कोण बी का रहेगा उतना ही मान कोण डी का रहेगा। देखिए यहां ऐसा लिख सकते हैं, कोण ए बराबर कोण सी, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और कोण बी के बराबर क्या होगा, कोण डी होगा। देखिए क्या क्या इसके विशेष गुण है समांतर चतुर्भुज के। अब देखिए एक कोण जैसे दिया है, एक 120 अंश दे दिया है ए का मान, तो एक कोण क्या है, हम चारों कोण इसको निकाल सकते हैं। देखिए कितना आसान है। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये हम जानते हैं, जितना कोण ए है उतना ही मान कौन सा रहेगा, कोण सी रहेगा। 120 है कोण ए, तो कोण सी भी कितना रहेगा, 120। और संलग्न कोणों का योग, लगातार जो दो कोण आता है, लगा हुआ जो कोण है उसका योग 180 अंश होता है। समांतर चतुर्भुज में संलग्न कोण, जो लगा हुआ कोण है दो, उसका जो योग है वो कितना होता है, 180 अंश होता है, या उसी को संपूरक कहते हैं। संलग्न कोणों का योग संपूरक होते हैं। मतलब एक 120 है तो डी कितना होगा, 120 में कितना जोड़े, है ना, कि वो 180 हो जाए। कितना जोड़ेंगे, 60 जोड़ेंगे, तो 120 और 60 180। अब जानते हैं डी जब 60 है तो डी के सम्मुख क्या है, बी है, ये भी कितना होगा, 60 होगा। तो देखिए हमको क्या क्या इसमें इसके लक्षण देख रहे हैं।
इसके सम्मुख भुजा समांतर होते हैं, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, संलग्न कोणों का योग 180 अंश होता है, और आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है ना। आयत है, वर्ग है, इसमें भी इसके गुण पाए जाते हैं, इसमें गुण होते हैं। जितने भी आयत है, जितने भी वर्ग है, वो सभी समांतर चतुर्भुज का नियम पालन करते हैं। अब ये मत सोचिए कि समांतर चतुर्भुज में 2 प्रकार की भुजाएं होगी, वो बराबर भी हो सकती है चारों भुजाएं, ठीक है। तो वर्ग, जितने भी वर्ग है, जितने भी आयत है, हालांकि 90-90 अंश का पूरा बन जाता है, वो सभी क्या है, समांतर चतुर्भुज है। लेकिन सभी आयत और सभी वर्ग, देखिए उल्टा विलोम में जा रहे हैं। देखिए जितने भी वर्ग है ना, और जितने भी आयत है, हाँ मैं ये बोल रहा था, सभी समांतर चतुर्भुज है ना। समांतर चतुर्भुज क्या नहीं होते, सभी समांतर चतुर्भुज वर्ग और आयत नहीं होते, क्योंकि वर्ग और आयत में आप जानते हैं 90 अंश होते हैं। प्रत्येक कोण कितने अंश होते हैं, 90 अंश। इसलिए जितने भी वर्ग है और आयत है, वो सभी समांतर चतुर्भुज तो है, लेकिन समांतर चतुर्भुज सभी जितने हैं वो वर्ग नहीं हो सकते, क्योंकि ये देखिए वाला भी ये एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है, ये आयत नहीं है, वर्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि आयत और वर्ग में चारों कोण 90-90 अंश का होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है सम चतुर्भुज। देखिए नाम से है सम, है ना, सम मतलब समान भी हो गया, इसमें समांतर से मतलब नहीं है, इसमें सम से मतलब है। देखिए समांतर अलग है, सम अलग है। सम मतलब चारों भुजा बराबर होता है, पहली गुण। पहला इसका गुण यह है चारों भुजा बराबर होगा। दूसरा गुण यह है कि जहां पर ये विकर्ण मिलेगा वहां 90 अंश बनता है, लंबवत समद्विभाजन कहते हैं उसे। जैसे ये हम बना दिए सम चतुर्भुज, 4 भुजा तो बराबर होना ही चाहिए, पहला गुण। और विकर्ण जहां पर भी मिलता है, ये देखिए विकर्ण का ये ओ में मिल रहा है, तो सभी जगह कितने अंश बनेगा, 90 अंश बनेगा, यहाँ 90 अंश रहेगा। जरूरी नहीं है कि ये कोण 90 अंश हो, इसका तो कोण 90 अंश भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन विकर्ण जब समद्विभाजित करेगा तो कितने अंश बनता है, यहाँ पर 90 अंश। क्यों बनता है? क्योंकि चारों भुजा क्या है, बराबर है। तो सम चतुर्भुज में चारों भुजा बराबर होते हैं। यहां तक वर्ग भी एक सम चतुर्भुज है, क्योंकि वर्ग के चारों भुजा बराबर, और वर्ग के विकर्ण भी जब मिलता है तो यहां पर भी 90 अंश बनता है। आपको अगर पूछा जाए कि वर्ग क्या एक सम चतुर्भुज है, तो है, क्योंकि सम चतुर्भुज के नियम क्या है, एक तो पहला चारों भुजा बराबर होना चाहिए, दूसरा इसके जो विकर्ण है वो लंबवत समद्विभाजित होना चाहिए, मतलब 90 अंश बनना चाहिए जहां पर मिलता है, ठीक है। तो वर्ग एक सम चतुर्भुज है, ठीक है, वर्ग जो है एक सम चतुर्भुज है, और प्रत्येक सम चतुर्भुज वर्ग नहीं है। ये देखिए ये वाला देखिए, ये वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वर्ग का क्या नियम है, 90 अंश होना प्रत्येक कोण। सिर्फ यहाँ पर जो कोण है वो 90 अंश का होना, ये तो झुका हुआ है, कहाँ 90 अंश है, लंबवत नहीं है, ठीक है। 90 अंश यहाँ पर नहीं बन रहा है, लेकिन ये एक ऐसा वर्ग है, वर्ग भी है, सम चतुर्भुज भी है, 90 अंश है, ठीक है। तो म्यूट करके रखेंगे, कहीं से कोई आवाज आ रहा है आप लोग। चलिए आगे देखते हैं, क्लियर हुआ होगा। परिभाषित हम पहले करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अगला है समलंब चतुर्भुज, है ना, ऐसा चतुर्भुज जिसमें विपरीत भुजा का एक युग्म समांतर हो। समलंब चतुर्भुज में ये देखिए यहां आपको समांतर क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, यहां से आपको भली भांति आप समांतर को क्लियर कर लेंगे। ये आकृति देखिए, यहां पर अगर आपको कहा जाए कि एक भुजा समांतर है ना, तो यहां पर हमको ढूंढने में समय लगेगा। पहले तो जब समांतर को हम नहीं जानेंगे, तो यहां पर सोचेंगे कि यहां पर तो कहीं समांतर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन समांतर का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं, समान नहीं होता, लंबाई समान नहीं होता, समान अंतर, लंबवत दूरी। देखिए शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, है ना, दो रेखाओं के बीच लंबवत दूरी बराबर होना चाहिए। ये देखिए यहां पर ऐसे सीधे सीधे अगर मापें तो दूरी बदलती है क्या? नहीं बदलती। देखिए ए बी समांतर है किसके, सी डी के। क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई जरूर कम है ए बी की, किससे? भुजा ए बी की लंबाई कम है भुजा सी डी से, लेकिन समांतर है, समान गैप है, तिरछा है क्या?
ऐसे अगर आगे बढ़ा हुआ, देखिए यहाँ पर मान लो 5 सेंटीमीटर है, देखिए यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर है, तो यहां भी 5 रहेगा, यहां भी 5 रहेगा। और यहां से ऐसे दूरी नहीं मापना है, तिरछा दूरी नहीं मापना है ना, लंबवत दूरी समान होती है। तो इसमें एक युग्म विपरीत जो भुजा है उसका एक युग्म समांतर होता है। एडी और बीसी समांतर नहीं है, देख लीजिए, तिरछा है, ये सीधा है। तो कोई कम से कम कितने युग्म समांतर होना चाहिए? एक युग्म समांतर होना चाहिए। सम्मुख भुजा का एक युग्म अगर समांतर हो तो वह समलंब चतुर्भुज कहलाता है। और समांतर को हमको पहचानने आना चाहिए, कैसे इसको बनाते हैं। चलिए अगला, अब इसका क्षेत्रफल के बारे में देखते हैं। टॉपिक में क्षेत्रफल है और हम कुछ प्रश्न है जिसको हल करेंगे। तो ये हो गया, परिचय हो गया। अगर डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, हमारे साथ सर जी दिखाई दे रहे हैं, टोमन साहू सर जी। हेलो, हाँ सर, साउंड जा रहा है ना सर? चलिए शुरू करते हैं सर। सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज के बारे में देखते हैं। और अच्छा, त्रिभुज भी है, चतुर्भुज भी है। प्रश्नावली में जैसे स्टार्ट करते हैं तो पहला वाला समांतर चतुर्भुज वाला प्रश्नावली है, पहले वाला। तो उससे प्रश्न देखते हैं। अब रही बात इसकी क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल पर हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। क्षेत्रफल की इसकी क्या क्या सूत्र हो सकते हैं। त्रिभुज का अगर आधार और ऊंचाई दिया है तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई का प्रयोग करते हैं। अगर 3 भुजा दे दिया है तब क्या करेंगे? एक हेरो का सूत्र है ना, जिसमें पहले अर्ध परिमाप निकालते हैं, फिर उसके फार्मूला से बनाते हैं। तो यहां पर जो सीधे सीधे आधार और ऊंचाई वाला प्रयोग हुआ है और कोई दूसरे प्रकार का नहीं हुआ है। चलिए अगला, अब अभी हम देखने जा रहे हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, है ना। इसका सीधा सीधा है आधार गुना ऊंचाई। इसको रट डालिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई। और वर्ग जो समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? विकर्ण अगर दिया है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, या 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, लेकिन कईयों बार ऐसा रहता है, अभी मैंने बताया कि जितने भी वर्ग है वो वर्ग क्या है? एक समचतुर्भुज भी है। तो कभी कभी इसका विकर्ण नहीं दिया रहता, आधार और ऊंचाई दे दिया रहता है। इसका समचतुर्भुज का, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा सीधे सीधे जैसे समांतर चतुर्भुज का होता है, आधार गुना ऊंचाई। तो इसके दो फार्मूला हमको पता चल रहा है समचतुर्भुज का। एक तो 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, जब विकर्ण दिया हो और आधार और ऊंचाई दिया हो तो आधार और ऊंचाई का गुना करते हैं। चलिए हम देखते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप लोग जानते हैं ये जो आकृति जितने भी हम पढ़ रहे हैं, ज्यामितीय आकृति पढ़ रहे हैं, देखिए बार बार शब्द आता है त्रिविमीय द्विविमीय। आप लोग भली भांति समझिए, है ना, विज्ञान में भी आप लोग पढ़ते होंगे। द्विविमीय आकृति का मतलब है इसका अस्तित्व केवल समतल में है, ब्लैक बोर्ड में है, इसकी चौड़ा से मतलब नहीं है। त्रिभुज और चतुर्भुज की चौड़ाई से थोड़ा सा भी मतलब नहीं है। खेत जो रहता है आयताकार रहता है या त्रिभुजाकार में, चतुर्भुज के आकार में रहता है, तो उसके खेत के हम मोटाई, नीचे की गहराई से कोई मतलब रखते हैं क्या? नहीं रखते, लंबा और चौड़ा से रखते हैं। बाहर से इसका मतलब है, इसको हम जब बाहर में इसका स्वरूप बना के लाएंगे, कोई नमूना लाएंगे, तो उसके मोटाई से मतलब नहीं है, सिर्फ समतल में इसका मतलब है लंबा और चौड़ा, बस। मोटा से कोई संबंध नहीं है। ये द्विविमीय आकृति है सभी। और जब त्रिविमीय आकृति रहता है, जैसे घन घनाभ पढ़ेंगे, बेलन पढ़ेंगे, तो ये अलग है, इसकी मोटाई से भी गहराई से भी मतलब है। ठीक है, त्रिविमीय कहते हैं उसको, जिसको हम बाहर से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन ये जो है सिर्फ इसकी लंबा चौड़ा से है। तो देखते हैं द्विविमीय चल रहा है। चलिए, बहुत सारा हमारा जो है ऐसे डिस्कशन में निकल गया है। अब देखते हैं, ये प्रश्न लिखा हुआ है, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 26.5 सेंटीमीटर तथा शीर्ष लंब, उसी को ऊंचाई कहते हैं। ऊंचाई है और शीर्ष लंब एक ही चीज है। दिया गया है 7 सेंटीमीटर है ना। तो इसका सीधे सीधे इसके सूत्र का प्रयोग करेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई, है ना। देखते हैं, पहले नंबर का हल करते हैं।
तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखिए, समांतर चतुर्भुज का आधार, समांतर चतुर्भुज का आधार है ना, दिया है करके लिखेंगे। ये दिया है 26.5, 26.5 सेंटीमीटर। और जब उत्तर आएगा, क्षेत्रफल जब निकलेगा, जब क्षेत्रफल निकालते हैं, वक्र पृष्ठ निकालते हैं या संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं, तो वर्ग लिखकर इकाई लिखते हैं। जो इकाई दिया है उसके साथ क्या लिखते हैं, वर्ग लिखते हैं। ठीक है, वर्ग में है मतलब आप समझ जाइए क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ इत्यादि है, ये क्लियर हो जाता है। तो सिर्फ आधार, समांतर चतुर्भुज का आधार दिया है 26.5 सेंटीमीटर, और इसका ऊंचाई उसी को शीर्ष लंब बोलते हैं, है ना, शीर्ष लंब या ऊंचाई ये दिया है 7 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो बहुत ही आसान है, सीधे सीधे हम दोनों का गुणा कर देते हैं, सीधे सीधे आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई ये लिखो या शीर्ष लंब लिखिए, है ना, सीधे सीधे गुना करेंगे तो 26.5 गुना 7, 26.5 सेंटीमीटर आधार है और ऊंचाई है, शीर्ष लंब है 7 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज के जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो सीधे सीधे गुना कर देते हैं, आधार गुना ऊंचाई कर देते हैं। देखिए, तो गुना करेंगे तो 7 पंचे 35 का 5 हो गया, हासिल है 3, 7 6 42 और 3 45, हासिल 4, 7 दूने 14 और 4 18। अब दशमलव कहां लगेगा ये देखना रहता है, महत्वपूर्ण। देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है, जो गुणनखंड है वहां पर कितने है, दशमलव बाद सिर्फ एक ही अंक है, तो यहाँ भी उत्तर में भी दशमलव के बाद एक अंक रहना चाहिए। 185.5 वर्ग आ जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर, ये ध्यान में रखिए, वर्ग इकाई आता है, या सेंटीमीटर वर्ग लिख सकते हैं, वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर वर्ग लिखेंगे, बहुत आसान है, कोई विशेष नहीं है। यहाँ का जो प्रश्न है सीधे सीधे बन रहा है। अगला देखते हैं, उस समांतर चतुर्भुज का शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर अलग पूछ दिए है ना, तो हम इसी से सूत्र बना लेते हैं, क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई या शीर्ष लंब। अब किसी एक को ज्ञात करना है, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। अब ये यहां पर दे दिया है, क्षेत्रफल को दे दिया है। देखिए 3 यहां पर है, 3 राशि है, क्षेत्रफल है, आधार है, ऊंचाई है। अगर इसमें से कोई 2 दिया है ना, कोई भी 2 दिया है तो तीसरा को ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए अगर ऊंचाई पूछ दिए, शीर्ष लंब पूछ दिया और आधार भी दिया है, क्षेत्रफल दिया है, तब क्या करेंगे, हम पक्षांतर करेंगे। जैसे जिसका मान ज्ञात करना होता है उसको एक साइड में रखते हैं और दूसरे जो और रहता है राशि या पद उसको हम पक्षांतर कर देते हैं दूसरे साइड में, तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बटा आधार हो जाएगा। मतलब क्या कर देंगे, भाग दे देते हैं। ज्यादा मान किसका रहता है, क्षेत्रफल का रहता है। क्षेत्रफल में आधार को भाग दे दो तो ऊंचाई मिल जाता है, अगर आधार ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल में ऊंचाई को भाग दे दो, बस बहुत आसान है। जब गुणा करते थे ना दोनों को, छोटी राशियों को गुणा करके जो बड़ी राशि मिलती थी, अब अगर बड़ी राशि का मान दिया है, क्षेत्रफल का मान दिया है, तो भाग दीजिए छोटी राशि से, तो दूसरा ज्ञात हो जाता है, ये तात्पर्य है। अगर और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो क्षेत्रफल में सीधे सीधे आधार को भाग दे दो तो ऊंचाई मिलेगा, और ऊंचाई को भाग दो तो आधार मिलेगा। तो यहां से मैं सूत्र बना रहा था, आधार को हम गुना है पक्षांतर करके लाए, भाग में हो गया, क्षेत्रफल बटा आधार बराबर ऊंचाई, और ऊंचाई को ही शीर्ष लंब या लंब कहते हैं, है ना, ये ध्यान दीजिए। तो इससे हम दूसरे को भी ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा वाला जो प्रश्न है, ये फार्मूला ध्यान रखिए, जो मूल सूत्र है उसको आप लेके चलेंगे तो जो मान कई बार आयतन का, क्षेत्रफल का मान दे दिया रहता है, स्पेशल मान, तो इसी प्रकार से हम पक्षांतर करके छोटी राशि जो रहती है उसका मान ज्ञात कर लेते हैं। चलिए दूसरा नंबर का प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज का, मैं चतुर्भुज को एक सिंबल में बना दिया हूं, जैसे त्रिभुज को बना देते हैं, का शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 1200 मीटर वर्ग या इसी को वर्ग मीटर पढ़ते हैं, और आधार 60 मीटर है ना, आधार कितने मीटर है, 60 मीटर है। तो सीधे सीधे आप लोग लिख सकते हैं 60 में, है ना, एक बार हम बता ही दिए हैं। क्या क्या दिया इसको लिखिए, क्षेत्रफल दिया है,
1200 वर्ग मीटर, 1200 वर्ग मीटर हो गया। और उसकी आधार क्या दिया है, 60 मीटर। आधार ऊंचाई लंबाई चौड़ाई कभी वर्ग में नहीं रहता, ठीक है। तो आधार 60 मीटर, ये आप लोग भली भांति रट डालिए उसको, है ना, क्योंकि इसमें ना 2 यूनिट का मल्टीप्लाई रहता है क्षेत्रफल में, 2 रहता है, लंबाई चौड़ाई जो भी है, भुजा भुजा, इस प्रकार से 2 जो इकाई है उसका गुना रहता है क्षेत्रफल में, और 2 इकाई होने के कारण उसी को वर्ग लिखते हैं। जैसे वर्ग क्यों आया, उसका क्या कारण है, इसका कारण मैं बताता हूं। जैसे अभी हम देखिए, आधार 26.5 है, ऊंचाई 7 है। जब गुना करते हैं तो इसकी इकाई सहित आप गुना करके देखिए, 26.5 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर 2 बार आता है, तो सेंटीमीटर का क्या हो जाता है, वर्ग हो जाता है, वर्ग सेंटीमीटर। और 3 बार आएगा तब, वो 3 बार किस में आता है, आयतन में आता है, धारिता में आता है। तो 3 बार आता है तो 3 घात हो जाएगा, और 3 घात को क्या कहते हैं, घन कहते हैं, घन मीटर, घन सेंटीमीटर ऐसा आता है। और 2 बार आता है, ये देखिए 2 बार आया है, तो क्या लिखते हैं उसको, वर्ग, या सेंटीमीटर वर्ग लिख सकते हैं, 185.5 सेंटीमीटर वर्ग भी लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए, इसका पूछा गया है शीर्ष लंब, शीर्ष लंब, सीधे सीधे इसी को ऊंचाई भी बोलते हैं। अब डायरेक्ट सूत्र को लिख सकते हैं, शीर्ष लंब या ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल बटा आधार। जब हल करते हैं तो उसकी इकाई को हटा देते हैं, जो इकाई रहता है उसको हटा देते हैं। ये देखिए, जब क्षेत्रफल दे दिया है, बड़ा वाला जो मान दे दिया है, या आयतन दे दिया है, या वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, धारिता अगर दे दिया है, तो उसको हम भाग देते हैं छोटी इकाई में, तो दूसरा मान जो है वो प्राप्त हो जाता है ना। ऊंचाई ज्ञात करना है, अभी तक क्षेत्रफल ज्ञात करते थे, क्षेत्रफल दिया गया है, आधार भी दिया है, तो बड़ी मान में क्षेत्रफल में आधार को भाग देते हैं तो ऊंचाई प्राप्त हो जाता है। देखिए क्षेत्रफल को भाग दिया हम किससे, आधार से, तो कितने बार जाएगा, 0 से 0 को कैंसिल कर दीजिए, 6 दूने 12, 2 बार गया, और एक 0 लगाएंगे तो 20 है ना, 6 दूने 12 और 20, ये क्या किस में आ जाएगा, मीटर में आएगा, है ना। ध्यान दीजिए, एक सिंगल है, सिर्फ क्या है, ऊंचाई, तो ये मीटर में आएगा। चलिए अगला देखते हैं, त्रिभुज का है, क्योंकि इस पाठ में त्रिभुज का पाठ्यक्रम भी समाहित है, सरल जरूर है लेकिन हम लाइन से लेके चलते हैं। इसके बाद त्रिभुज के बाद समलंब चतुर्भुज है और समचतुर्भुज है। चलिए देखते हैं। अगर आप नोट करना चाहते हैं, आप लोग बच्चे लोग, तो नोट कर सकते हैं, कॉपी निकाल के बैठिए, है ना, और या तो आप लोग स्क्रीनशॉट अगर करना आता है तो स्क्रीनशॉट कीजिए, जो भी तरीका है। अब देखिए, त्रिभुज का आधार 25 सेंटीमीटर और शीर्षलंब, जिसको ऊंचाई कहते हैं, 1.5 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर आधार और शीर्षलंब दिया है तो सीधे सीधे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये फार्मूला प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर में त्रिभुज का आधार है ना, त्रिभुज को 60 में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, त्रिभुज का आधार है ना, पहले तो दिया है करके लिखेंगे, दिया है त्रिभुज का आधार बराबर 25 सेंटीमीटर, और शीर्षलंब या ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर। ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं है, मैं कुछ दशमलव वाला भी यहाँ लिया हूं ताकि आप उसका भी गुणा करते आप लोगों से बन जाना चाहिए। तो 25 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर ये दिया है, तो इसका क्षेत्रफल निकालिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं, भली भांति इस फार्मूले को रट डालिए, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग अलग कंडीशन के आधार पर अलग अलग रहता है। अगर तीनों भुजा दिया है तो एक हेरो का सूत्र बनता है ना, जिसमें 3 भुजा से उनको जोड़कर अर्ध परिमाप निकालते हैं, फिर बनाते हैं, उसके अलग फार्मूला है। अगर समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, है ना, आर्म स्क्वायर, तो उससे भी बना सकते हैं। अगर सीधे सीधे समकोण त्रिभुज भी दिया है तब भी इसी फार्मूला से बनता है। और आधार और ऊंचाई दिया है तो सोचना ही नहीं है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, इससे आप ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब मान रखते जाइए, 1/2 गुना आधार का मान कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर, ऊंचाई का मान दिया है 1.5 सेंटीमीटर।
अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है, 2 से भाग देना है, दोनों विषम है तो दशमलव में आएगा, है ना। भाग देंगे तो किस में आएगा, दशमलव में आएगा। या तो दोनों को पहले गुना करके बाद में भी भाग दे सकते हैं, या भाग देकर गुना कर सकते हैं। ज्यादा अच्छा है गुना कर लीजिए ऊपर का, फिर लास्ट में हम भाग लेंगे। तो 15 पंचे 75 का 5 हासिल 7, 15 दूने 30 और 30 7 37। अब दशमलव कहां पर रहेगा, है ना। जब हम दशमलव युक्त संख्याओं का गुणा करते हैं तो प्रश्न ये उठता है दशमलव कहां पर रखें। तो पूरे देखते हैं, दशमलव के बाद कुल कितने अंक लिखा हुआ है यहाँ पर। दशमलव के बाद एक अंक यहाँ पर तो नहीं है ना। देखिए हम दोनों को गुणा क्यों कर रहे हैं, ये अंश में है, और 2 को हम क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये हर में है। जब भिन्नों को गुणा करते हैं तो अंश का गुणा अंश से और हर का गुणा हर से करते हैं। अगर कोई कैंसिल हो रहा है, भाग जा रहा है, तो भाग देते हैं, अभी भी भाग जाएगा ये 25, लेकिन दोनों दशमलव वाला गुणा करना पड़ेगा। उससे अच्छा एक बार आप गुणा कर लीजिए, लास्ट में 2 से भाग दे दीजिए। 2 तरीके हैं, 2 तरीके हैं, या तो 25 को 2 से भाग दीजिए और गुणा कीजिए, या 25 और 1.5 को पहले गुणा कीजिए फिर 2 से भाग दीजिए। तो देखिए दशमलव कहां पर लगा है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो उत्तर में भी दशमलव के बाद एक अंक आएगा, 37.5/2। अब देखिए इसको भाग दीजिए, तो भाग देते समय पहले तो 2 एकम 2, एक बार गया, एक के साथ 7 उतारे, 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, है ना। फिर एक बचा, एक के साथ 5 उतारे, 15 हो गया, 2 सत्ते 14, एक और बचा, है ना, एक ही बचा ना, एक के बाद 0 उतार लिए तो 2 पंचे 10। इस प्रकार से आ रहा है। अब 37 का था 18, है ना। दशमलव कैसे लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि हम दशमलव वाले लिए हैं ना, पूरा दशमलव वाले संख्या को हम लिए हैं, इसलिए दशमलव इसी प्रकार से लगाएंगे, है ना। इसकी 2 तरीके हैं बनाने के। जैसे आपको भाग देते नहीं बन रहा है, देखिए इसको 2 से भाग देना है, तो नियम यह है 37 दशमलव को हटा के एक पूरा संख्या बनाते हैं इसको, तो 2 गुना 10 हो जाता है। ये देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है, एक अंक है, तो एक के बाद कितने शून्य लगाएंगे, हर में 1 शून्य। ऐसे करके आप भाग दे दीजिए तो और आपको क्लियर आएगा। देखिए जब भाग देंगे तो 2 एकम 2, फिर 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, फिर दशमलव, 2 पंचे 10, इस प्रकार से आ रहा है बटा 10। लेकिन 10 से किसी संख्या को जब भाग देते हैं तो क्या हो जाता है, दशमलव का जो स्थान है, एक स्थान इधर और आगे बढ़ जाएगा, 18.75, है ना। कोई भी तरीका से आप भाग दें तो 18.75 किसमें आएगा, सेंटीमीटर है तो वर्ग जरूर लिखेंगे यहाँ पर ना, वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो वर्ग रहेगा, तो दशमलव वाला हो गया। चलिए अगला देखते हैं, आधार दिया है, क्षेत्रफल दिया है। आधार और क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है, तो इसका शीर्ष लंब ज्ञात करना है। त्रिभुज का आधार दिया है, आधार कितना है 6.5 सेंटीमीटर, और इसका क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल वर्ग इकाई में रहेगा, और ये है देखिए 26 सेंटीमीटर वर्ग लिखो या 26 वर्ग सेंटीमीटर, तो ये 26 वर्ग सेंटीमीटर है क्षेत्रफल। अब पहले की तरह यहां पर भी क्षेत्रफल के मान में किसका भाग दे दीजिए, शीर्ष लंब का, जिसको ज्ञात करना है। चूंकि फार्मूला में 2 आता है, वो 2 भी पक्षांतर होकर हो जाएगा। देखिए सीधे सीधे तात्पर्य है, जब भी इस प्रकार से मान देते हैं, क्षेत्रफल दे दिया है, बड़ी मान को दे दिया है और छोटी मान निकालना है ना। जब बड़ी मान को दे दिया है और छोटी मान निकालना है तो क्या करते हैं, सूत्र को पहले लिख लीजिए, सूत्र को, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, और यहां पर साफ तौर पे शीर्ष लंब लिख दिया है, तो हम भी लिख देते हैं शीर्ष लंब। तो देखिए किसका मान है, रखते जाइए। क्षेत्रफल कितना दिया है 26, अब इकाई को हटा दीजिए, 1/2, आधार कितना दिया है 6.5 गुना शीर्ष लंब को ज्ञात करना है, तो शीर्ष लंब को जो त्यों आप वैसे ही लिख दीजिए शीर्ष लंब, है ना। अब सभी को पक्षांतर कर दीजिए, ये दोनों को हम इस साइड में पक्षांतर करते हैं, तब क्या होगा, देखिए शीर्ष लंब बराबर 2 पक्षांतर होगा और 6.5 पक्षांतर होगा। देखिए दोनों मल्टीप्लाई में है, कोई भाग में है, तो पक्षांतर करते हैं तो भाग का गुना हो जाता है, और जो गुना में है वो भाग में चला जाता है। मतलब 26 का साथ 26 के साथ जो गुना होगा 26 के साथ, वो 2 का होगा, और 65 जो है 6.5 जो है नीचे में जाएगा।
तो देखिए यहाँ पर हो गया 52, 26 दूने 52 और बटे 52 है ना 6.5। अब देखिए इसको भाग देना है, चाहे तो आप ये 5 को दशमलव को हटाना है तो ऊपर में 10 का गुना करना पड़ेगा। देखिए इसके पहले हम नीचे में 10 का किए थे ना, या सीधे सीधे भाग दे दीजिए वो भी बन जाता है ना। तो 13 के पहाड़े में आ रहा है 13 चौक 52, 13 पंचे 65 है ना। और किससे जाएगा, पहले तो ये देखिए इस प्रकार से आ रहा है, एक बार भाग दिया ना तो ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब 5 से जाएगा तो ये हो जाएगा, मैं पूरे प्रोसेस से बताता हूँ, आप लोग कंफ्यूजन हो जाएंगे, ठीक है। अगर दशमलव नीचे में रहे और भाग देना है तो हमको बहुत टफ हो जाता है, तब क्या करें। देखिए सिर्फ 5 मिनट बचा है, तब की स्थिति में अगर दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है तो 10 से गुना कीजिए अपोजिट साइड में। अगर दशमलव हर में है तो अंश में गुना कीजिए, दशमलव अंश में है तो हर में गुना करेंगे, ठीक है। एक अंक है तो 10 का, 2 अंक है तो 100 का, इस प्रकार से हम अलग अलग तरीके से करेंगे। और ये पूरा अब अंक बन गया, देखिए ये दशमलव में नहीं पूर्णांक में आ गया। अब आप भाग दे दीजिए जैसे भाग देते हैं, तो 13 का पहाड़ा आ रहा है 13 पंचे 65 और 13 चौक 52। अब 5 एकम 5, 5 दूने 10। ये देखिए 13 किसी न किसी से हम देखते हैं कि किसका ये गुणज है, अगर कई बार पूरे पूरे सीधे सीधे भाग चला जाता है, लेकिन यहाँ पर 13 के पहाड़ हम 52 भी आता है 65 भी आता है, 13 चौक 52, 13 पंचे 65। 5 से ये 10 जो लिखे हैं यहाँ पर वो भाग जाएगा, 5 दूने 10। तो अंश में ऊपर में क्या बचा, 4 गुना 2, और 4 गुना 2 मतलब 4 दूने 8, और 8 किसमें है, सेंटीमीटर में। शीर्षलम या ऊंचाई आ गया 8 सेंटीमीटर, शीर्षलम या ऊंचाई प्राप्त हुआ 8 सेंटीमीटर। और कहीं पर अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि आज तो और बाकी टॉपिक नहीं होगा। इसके बाद हमारा सम चतुर्भुज है और समलम चतुर्भुज है ना। तो सम चतुर्भुज पहले ही मतलब इसके बाद देखेंगे। तो सम चतुर्भुज की क्या पहचान बताया हूं, आप लोग बता सकते हैं सम चतुर्भुज की क्या क्या पहचान है। एक तो चारों भुजा बराबर होना चाहिए, दूसरा जो विकर्ण जानते हो, डायगोनल कर्ण भी बोलते हैं उसी को, विकर्ण ये दिखाई दे रहा है, ये विकर्ण कहलाता है। जब दो सम्मुख शीर्ष को मिलाते हैं तो अंदर से एक रेखा बनती है, वो विकर्ण कहलाता है। विकर्ण जहां पर मिलती है वहां 90 अंश बनता है, ठीक है। और जितने भी वर्ग है वो सभी सम चतुर्भुज है। वर्ग क्या है, सम चतुर्भुज है, लेकिन सभी सम चतुर्भुज वर्ग नहीं है। ये देखिए प्रश्न यहां समझिए, जितने भी वर्ग है, वर्ग आप देखते हैं वो क्या है, सम चतुर्भुज है, लेकिन सभी सम चतुर्भुज वर्ग नहीं होते, क्योंकि वर्ग का पहचान यह है कि चारों कोण कितने अंश होना चाहिए, 90 अंश। अब ऐसे तिरछा बना दिए तो यहां पर 90 अंश बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, ठीक है। समलम चतुर्भुज एक बार और देख लेते हैं ताकि हम कल सीधे उसको शुरू कर सकें। समलम चतुर्भुज में सम्मुख भुजा का एक जोड़ा वो समांतर होता है, और उसको क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र है 1/2 के साथ क्या करते हैं, सम्मुख भुजा को पहले जोड़ लेते हैं, है ना। जैसे सम्मुख भुजा ये देखिए, ये वाला मान के चलो ये 5 दिया है और ये 8 दिया है, तो सम्मुख भुजा को जोड़ लो, मतलब समांतर वाला जो ऐसा सम्मुख भुजा जो समांतर है उसके मान को जोड़ लेते हैं। 8 और 5 कितना हो गया, 13, और इसकी ऊंचाई दिया रहेगा उसके साथ 1/2 करके गुणा करेंगे, मतलब 1/2 गुणा ऊंचाई गुणा समांतर भुजा का योग, समांतर भुजा का योग करते हैं, ये ध्यान दीजिए इसमें, है ना। तो समलम चतुर्भुज ज्यादातर खेत का जो आकार है वो इसमें रहता है, क्योंकि खेत जो है जरूरी नहीं है कि वो वर्गाकार या आयताकार रहे, तो इस प्रकार से समलम चतुर्भुज के आकार में भी हो जाता है ना। कहीं किधर लंबाई कहीं ज्यादा है कहीं कम है, चारों भुजा जो है समान नहीं है। तो चलिए बस अब कुछ ही मिनटों में खत्म होगा, और आप लोग कंटिन्यू जुड़ते रहिए, कल हम इसका सेकंड पार्ट और इसको आगे बढ़ाएंगे। 2 पीरियड का है करीब करीब ये, है ना। और कुछ और है, मतलब 5 प्रश्नावली है तो 2 कालखंड में खत्म हो जाएगा, और महत्वपूर्ण टॉपिक है और उपयोगी टॉपिक है। चलिए जितने भी सर लोग जुड़े हैं
और मैडम लोग भी जुड़े हैं, उन सभी को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। और विद्यार्थी लोग भी कंटिन्यू जुड़ते रहिए। और आज ये चांदनी जुड़ी है क्या? हेलो। हाँ